we are going to have a discussion about the very important topic of 11th economics from the chapter production function return to factor. पिछले वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था. अब इसका जो टेक्निकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक आज है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिलेटिव फैक्टर जिसको मैं बोल सकता हूँ. तो पहले मुझे समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या ये क्यों इंप्लीमेंटेड है, क्यों इसको अप्लाई किया जाता है, इसकी सहायता से किस तरह के एनालाइज करके मैं किस तरह के कंक्लूजन निकाल सकता हूं इन रिलेशन टू एन इकोनॉमी बीइंग एन इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है. अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में मुझे कंसीडर करना है दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं कंसीडर करूंगा, जिसमें कैपिटल या लेबर मेनली मैं कंसीडर करूंगा. केवल वेरिएबल फैक्टर रिलेटिव फैक्टर को मुझे कंसीडर करना है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? इसमें एक सिंपल सी बात ये कि आपके पास कुछ क्या है, फिक्स फैक्टर है और प्रोडक्शन है जो कि क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. अब इनके साथ ऐड ऑन करोगे आप किसको, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक है, तो लो वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, आपके पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स है, उनके साथ आप ऐड ऑन करोगे किसको, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि विद गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को आप इंक्रीज करते जाओगे, यानी जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को आप क्या करोगे, ज्यादा डेवलप करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे उनकी क्वांटिटी या उनका जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करते जाओगे. जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की ज्यादा यूनिट आप लगाते जाओगे अलोंग विद द फिक्स फैक्टर ऑफ या फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट है, मेनली हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के रेफरेंस में, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहाफ पे फिर रिएक्ट करता है क्या है, टीपी, यानी टीपी का जो रिएक्शन होता है वही क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का. ठीक है, तो विद द गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट्स को, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, या प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट्स को हम लेके आएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारा जो एनपी होगा वो पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, उसके बाद एनपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लास्ट में एनपी जीरो, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. फिर से रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को, कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास गिवन है, उनके साथ आपको ऐड ऑन करनी है किनकी मात्रा, वेरिएबल फैक्टर की मात्रा, या वेरिएबल फैक्टर को आप जैसे जैसे इनहेंस करते जाओगे, इनिशियल स्टेज पे आपका जो एमपी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आपका एमपी क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद जीरो या एमपी आपका नेगेटिव भी हो सकता है. दैट्स व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एमपी का इनिशियल स्टेज पे इंक्रीज होना, उसके बाद उसका डिक्रीज होना, डिक्रीज होने के बाद एक पॉइंट पे जीरो होना, उसके बाद नेगेटिव होना, यही मुझे समझाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब मैं फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को ऐड ऑन करता चलता हूं. क्लियर है चीज? अब इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं. मेरे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो उसके केस में अगर मैं बात करूं तो मैं पहले एमपी को समझ लेता हूं कि एमपी क्या है. फर्स्ट लेवल 2 है, उसके बाद 3 और उसके बाद 4. क्लियर है चीज? यानी एमपी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यानी यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ कि एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की मात्रा बढ़ाते जा रहा हूँ एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद एमपी क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और एक पॉइंट पे एमपी जब बात करेंगे 7th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एमपी क्या हो गया आपका, जीरो. यानी जो 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर थी उसमें भी टीपी कितना था आपका, 15. जो 7th यूनिट आपने डिप्लॉय की उसके बावजूद भी आपका प्रोडक्शन क्या है, 15. तो इन दैट केस जो 6th से 7th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर में ऐड ऑन किया उससे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया. जब मैं बात करूं टोटल प्रोडक्शन की, तो इसका मतलब एमपी क्या है यहाँ पे, जीरो, यानी 7th यूनिट से कोई भी प्रोडक्शन में मुझे, या इसने कोई भी आउटपुट मुझे नहीं दिया. और उसके बाद जैसे मैंने 8th यूनिट डिप्लॉय की, जो टीपी था वर्किंग कितना हो गया, 14, यानी आपका जो एमपी क्या है वो क्या हो गया, नेगेटिव. ठीक है, अब इसको अगर इस डायग्राम में समझो तो मेरे पास दो डायग्राम दे रखे हैं, जिसमें मतलब मैंने एक पे मैंने एमपी को कंसीडर किया है, दूसरे पे मैंने किसको कंसीडर किया है, टीपी को. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जैसे मेरा एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे मेरा टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसके साथ, इंक्रीजिंग रेट के साथ. यानी अगर आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस आपका टीपी इज आल्सो गेटिंग इंक्रीज बट विद इंक्रीजिंग रेट, बढ़ते हुए रेट के साथ. ठीक है, दूसरे स्टेज से अगर बात करें यहाँ से, यहाँ पर इसको मैं समझ सकता हूँ, जैसे ये मेरा एमपी का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, और उस केस में टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसके साथ,
इंक्रीजिंग रेट के साथ। उसके बाद सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, मेरा एमपी क्या होगा, कम होना शुरू हो गया, लेकिन टीपी अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी इस स्टेज पे अगर बात करूं तो एमपी क्या होगा, कम हो गया, लेकिन टीपी अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, डिक्रीजिंग रेट। यानी अब जब एमपी मेरा कम हो रहा है, एमपी इज गेटिंग डिक्लाइन, इन दैट केस टीपी इज स्टिल गेटिंग इंक्रीज बट विद डिक्रीजिंग रेट। यानी अब टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किसके साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ। और एक स्टेज के बाद क्या होगा कि जहां पे एमपी 0 होगा वहां पे टीपी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी अब मैं पॉइंट जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट है 7 उसको मैं कंसीडर करूंगा, तो 7 यूनिट पे 15। अब अगर बात करें यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, लगातार आपका एमपी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया। जब एमपी आपका नेगेटिव होता है तो इस केस में आपको देख लेना है कि जहां पे एमपी क्या है आपका 0 है, वहां पे टीपी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को क्या करते हो, ऐड ऑन करते चले जाते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका एमपी जो होगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एमपी नेगेटिव होना इस बात का इंडिकेशन है कि जहां जिस मोमेंट पे आपका एमपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एमपी के नेगेटिव होने के बाद जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो फर्स्ट टाइम क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द रीजन बीइंग क्योंकि आपने क्या किया, जो आपका एमपी है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जब आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है तो सिचुएशन को मैं कहूंगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में बात करूं जहां पे आपका एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है, उसको मैं कहूंगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। और थर्ड जो स्टेज मेरे पास है जहां पे एमपी क्या होगा, मेरा नेगेटिव, उस सिचुएशन को मैं कहूंगा नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। यानी दैट मींस इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर आप ऐड ऑन करें उससे आपको क्या हो रहा है, एमपी ज्यादा मिल रहा है। यानी हर यूनिट क्या कर रहा है, आपको एडिशनल प्रोडक्शन दे रहा है। एमपी का कम होना दैट मींस अब वो एडिशनल यूनिट जो आपने लगाई है वो आपको क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा है। और जिस मोमेंट पे एमपी नेगेटिव होगा दैट मींस अब यहां से आपने जो एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट का केस था वो यहां पे स्टार्ट हो गया है। यानी आपके पास 7 यानी 6 यूनिट पे आपको रियलाइज हो गया था कि मैक्सिमम आउटपुट आप ले चुके हैं, आपने 7th यूनिट डिप्लॉय की, उससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आया, टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं आया। उसके बावजूद आपने 7th 8th यूनिट अगर डिप्लॉय की तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि आपका जो टीपी का वर्किंग कितना होगा, 14। ये केस है किसका, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट का, और आपका एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसके जो वेरियस काइंड ऑफ रीजन है उनको हम कंसीडर करते हैं। तो हम बात करते हैं, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंसीडर किया, तो हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दैट मींस जो एमपी का इंक्रीज होना उसके रीजंस क्या क्या हैं और एमपी का डिक्रीज होना उसके रीजंस क्या क्या हैं। क्योंकि एमपी का नेगेटिव होना मुझे पता है एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट एक केस है। ठीक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में कंसीडर किया था कि व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट आपका एमपी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर मुझे याद रखना है, फिलहाल ये समझना है इंक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कॉजेज हैं which are responsible for the increasing rate of factor या एमपी का इंक्रीज होना, उसके केस में सबसे पहला रीजन है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर यूजिंग एन आइडेंटिकल रेशियो ऑफ फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, इन दैट केस यू आर बीइंग ए मैन्युफैक्चरर वेरी मच कैपेबल टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ठीक है, और व्हेनेवर यू आर इन ए सिचुएशन वेयर यू आर कैपेबल टू यूटिलाइज द या गेटिंग द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, आपका एमपी क्या होगा, इनहैंस होगा, वो आपको इंक्रीजिंग रेट ऑफ फैक्टर बढ़ाएगा। यानी एमपी आपका इंक्रीज होगा और टीपी आपका इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ेगा। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा, फिक्स फैक्टर को आप सही तरीके से यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का करें। सेकंड आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात, आप किसी भी लेवल पे बात कर लो कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग द प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर या प्रॉपर डिवीजन ऑफ जो वेरिएबल फैक्टर है वो, उनको अगर प्रॉपर वे में डिवीजन करोगे, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वही काम दोगे, तो ओवरऑल क्या होगा, उन वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एफिशिएंसी का इंक्रीज होना दैट मींस आपका टीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आपका एमपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉकिंग अबाउट द लास्ट बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, इनके बीच का अच्छा कोऑर्डिनेशन ये आप किसी भी लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। व्हेनेवर देखिए गुड अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, good level of coordination is exist among the factor production whether it is fixed factor or variable factor, तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्ड करेगा। दैट मींस आपका एमपी क्या होगा, यहाँ भी इंक्रीज होगा, टीपी भी इंक्रीज रेट से क्या होगा, बढ़ेगा। डिक्रीज रेट ऑफ फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो लिमिटेशंस है, जो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स है, यानी फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है, उनको शॉर्ट रन में आप इनहैंस नहीं कर सकते। यानी रिटर्न फैक्टर हो सकता है, but if you are expecting that you can make return to a scale, that is not possible in short run। यानी short run पीरियड में क्या होगा कि आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। तो फिक्स फैक्टर का फिक्स होना
रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद उनसे आप फर्दर आउटपुट नहीं ले सकते, मैक्सिमम आउटपुट के बाद उनसे या उनसे आउटपुट को इनहेंस करना, ज्यादा आउटपुट लेना पॉसिबल नहीं है। दूसरा इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो सब्स्टिट्यूट आपने दिए या उनके जो अल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हैं, दे आर मे बी नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड, वो परफेक्ट नहीं है एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करने के लिए, एक दूसरे को रिप्लेस करने के लिए। तो दैट माइट बी ए रीजन फॉर द डिक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर या डिक्रीजिंग एमपी और टीपी इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग रेट। टॉकिंग ऑन द लास्ट पॉइंट फॉर द डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, यानी फिर वही बात आ गई कि अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो आपका एमपी क्या होगा, पॉजिटिव में रिस्पॉन्ड करेगा, तो कोऑर्डिनेशन आपके फैक्टर प्रोडक्शन के बीच अच्छा नहीं है तो आपका एमपी क्या करेगा, नेगेटिव में रिस्पॉन्ड करेगा, और नेगेटिव में रिस्पॉन्ड करने का मतलब आपका टीपी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिल्कुल आसान सी बात है। सबसे पहला है कि जो रेशो आप यूज करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन का, दैट कैन बी चेंजेबल, यानी वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मानता हूं फिक्स फैक्टर को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उस फिक्स फैक्टर के रिस्पांस में आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में। तो रेशियो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी चेंजेबल, कैन बी एडजस्टेबल। फोकस द सेकंड पॉइंट, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन आर होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट, यानी यहां पे बात हो रही है लेबर की या वेरिएबल फैक्टर की, उसके बारे में कहा है कि ये भी आपको मानना होगा कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है उसके रिस्पॉन्स में जब एजम्पशन की आप बात करते हो तो जो सेकंड एजम्पशन है वो ये है कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स हैं दे आर होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट। ऑल्दो मानता हूं कि प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए मुझे ध्यान रखना होगा कि जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स हैं दे आर होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट, ताकि मैं लो जो इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर है उनको प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाऊं। थर्ड एजम्पशन क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, आपका कांस्टेंट एनर्जी है, वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो तीन एजम्पशन है मेरे पास, रेशियो चेंजेबल होना चाहिए, वेरिएबल फैक्टर क्या है, होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट है, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे हम बात करते हैं, वो है पोस्टपोनेंट। अब पोस्टपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही सिंपल सी बात है जो बार बार हम बात करें कि एमपी डिक्रीज होगा, एमपी डिक्रीज होगा। These are the two exception कि जहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहूं या पोस्टपोन हो जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जो हम बुक में पढ़े हैं उसके डिफरेंट वे में क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो पोस्टपोन के दो एक्सेप्शन है, यानी मैं कहूं यहाँ पे, तो पहला कि अगर आप टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, इंप्रूव होगी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने का मतलब क्या है, आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की, तो उस केस में उसी सेम रेशियो के साथ फैक्टर प्रोडक्शन का वही सेम रेशियो उसको कांस्टेंट रखेंगे, और विद द हेल्प ऑफ इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी आप प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आपका एमपी नेगेटिव होने के बजाय, डिक्लाइन होने के बजाय क्या कर सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है, पॉजिटिव में क्या कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसके रिगार्डिंग मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं बात करता हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, या फिर मैं ये कहूं कि भाई जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उसके पोस्टपोन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे पहला पॉइंट टेक्नोलॉजी कंसीडर कर लिया। दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जब एक सिचुएशन मेरे सामने आती है किसकी, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट की, मैंने कंसीडर किया, अगर फिक्स फैक्टर आपके क्या है, वो अंडर यूटिलाइजेशन की कंडीशन में है, दैट मींस जो गिवन वेरिएबल फैक्टर है दे आर नॉट वेरी मच कैपेबल टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी मैं कहूं कि फिक्स फैक्टर क्या है, अंडर यूटिलाइज है। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, उसका एक एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका क्लोजिंग सेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, टीपी एंड एमपी। ठीक है, तो एक चीज जो थोड़ा सा हम कंसीडर करें, जब हम बात करते हैं कि पोस्टपोन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहां पे कुछ पॉइंट मैंने कंसीडर किए थे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दें और फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइजेशन है। तो वहां पे एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि मतलब जब आप फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, दैट मींस एक अल्टरनेटिव आपके पास क्या है, फिक्स फैक्टर का अवेलेबल है, तो उस केस में जो फिक्स कॉस्ट का बर्डन है वो आपके ऊपर से हट जाता है। फिक्स फैक्टर को आप रिमूव कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, दैट इज आल्सो ए एक्सेप्शन या पोस्टपोन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी। ठीक है, एक टेबल मुझे गिवन है जहां पे फिक्स फैक्टर क्या है, मेरे पास 1 1 है, उसके बाद यूनिट्स ऑफ लेबर की बात करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एमपी क्या है मुझे गिवन है, जैसे फर्स्ट में एक केस में 0 डैश है 6 14 28 4 24 8 4 0 4 -4, टीपी 0 6 20 48 72 80 84 84 80। और उसके बाद बात करें एपी तो डैश 6 10 16 18 16 14 12 10। तो ये मेरे पास फिगर गिवन है।
अगर इसके बेसिस पे एनालाइज करना हो तो मुझे समझ में आ जाएगा। पहला जो रिलेशनशिप मेरा है वो क्या है कि आपका एपी जब इंक्रीज होगा तो एपी का इंक्रीज होने का मतलब यहाँ तक मैं कह सकता हूँ मेरा एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एपी के इंक्रीज होने की सिचुएशन में क्या है कि आपका एमपी इज ग्रेटर देन एपी है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें किसका, एमपी और एपी का, तो सिचुएशन ये होगी यहाँ पे, यानी पहले केस में भी एमपी आपका ग्रेटर देन क्या है, एपी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी और फोर्थ में भी। यानी जब तक आपका एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उस केस में आपका एमपी इज ग्रेटर देन एपी है। क्लियर है चीज। दूसरे केस में बात करूं, जब आपका एपी क्या होता है, कम होता है, तो उस केस में आपका एपी ग्रेटर देन क्या है, एमपी है। तो यहाँ पे बात कर लें, यहाँ से आपका एमपी क्या हो रहा है, एपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस केस में सिचुएशन क्या है, आपका जो एपी है वो क्या है, ग्रेटर देन एमपी है, ठीक है। टोकिंग मॉडल थर्ड पॉइंट, जहां पे एपी मैक्सिमम है, एपी मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे एपी मैक्सिमम कहाँ है, अगर बात करूं तो एपी मैक्सिमम का है, एपी मैक्सिमम का मतलब 18 पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आपका एपी बराबर है किसके, एमपी के, यानी ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है किसको, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका जो एपी है वो क्या है, इक्वल टू एमपी है, ठीक है। और नाउ टॉकिंग अबाउट द एमपी क्या हो सकता है, मे बी नेगेटिव एपी नेवर। यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि आपका जो एमपी है, एमपी जो है, एमपी क्या हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन आपका एपी क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टोटली वो किसके ऊपर बेस्ड है, टीपी के ऊपर, ठीक है। यानी जैसे आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एपी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, टीपी आपका डिक्रीज हो रहा है तो एपी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपका टीपी मैक्सिमम है जहां पे, वहां पे एपी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे टीपी क्या होता है, डिक्लाइन स्टार्ट होता है, वहां पे आपका एमपी क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका क्लोजिंग करते हैं। तो अभी तक अपन ने इस वीडियो में जो भी था इस कंप्लीट चैप्टर को अपन कर चुके हैं, जहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर किए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। टिल देन थैंक यू सो मच।